गांव में जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो है नहीं। जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं दिसंबर 2016 में और कहते हैं कि 4 धाम परियोजना पूरी हो जाए, ऑल वेदर रोड पूरी हो जाएगी 2018 तक। आज तक नहीं पूरी हुई। एक एक करके बहुत सारे हमने इस तरह की आपदाएं देख ली हैं अभी पिछले कुछ दिनों में। इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का सीधा सीधा कितना असर है इन आपदाओं में? उसने, हालांकि हम माइनॉरिटी में थे, जज ने मान ली हमारी बात, लेकिन उसके बाद जो सरकारी लोग थे उन्होंने मुझे काम करने नहीं दिया। रेल तो सारी सुरंगों में है, और सुरंगें कैसे बनी इनकी? ब्लास्ट करके, तो उससे तो पूरा पहाड़ हिलता है। मैंने कई बार देखा है कि हमारी जनता भी एकजुट नहीं होती है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर। हम जनता को कैसे जागरूक करें? नियम रहा है, हाल 30 डिग्री से ज्यादा हो तो वहाँ पे कटान नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं और पहाड़ों को काटना और तोड़ना बड़ा आसान हो गया है। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं हमारे, पर्यावरण जो संरक्षण और आपदा जो प्रबंधन है, इसमें वो क्या योगदान दे सकते हैं अगर उनको हम शामिल करें इन चीजों? पहाड़ों में सड़कें बनाने का जो हमारा अनुभव है उसमें हमने देखा है कि इससे बहुत नुकसान होता है तरह तरह का। नमस्कार, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे द डीएमडी शो पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व है। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पीएसआई के, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारी 2013 केदारनाथ आपदा के समय जो कमेटी गठित हुई थी, और अभी जो 4 धाम प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी गठित हुई थी, आप दोनों कमेटी को आप चेयरपर्सन रहे हैं। आपकी अगुवाई में ही उस कमेटी ने रिपोर्ट्स दी हैं। हमारा जो उत्तराखंड इस समय आपदा झेल रहा है, वो आपदाएं क्यों आ रही हैं और किस तरह का फ्रेजाइल इकोसिस्टम हमारा उत्तराखंड का है, उसको लेके किस तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे सर के साथ। आइए और बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर रवि चोपड़ा जी का। सर बहुत नमस्ते। सर कैसे हैं? ठीक है। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा एक आप संक्षिप्त में अगर अपना इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे दर्शक आपसे परिचित नहीं है उनके लिए। मुख्य रूप से मैं एक वैज्ञानिक और इंजीनियर हूँ। मेरी शिक्षा जो है आईआईटी बम्बई में हुई, फिर मैंने अपनी पीएचडी विदेश में यूएसए में की। 1980 के बाद मैं भारत वापस लौट आया था। यहाँ पर पहले तो दिल्ली में रहे, और सन 88 से मेरा परिवार और मैं देहरादून में रह रहे हैं। लगभग 45 साल का अनुभव है पहाड़ के क्षेत्र में काम करने का, और मेरा जो अपना व्यक्तिगत काम है पानी के संदर्भ में है। पहले पेयजल, फिर जल स्रोतों पर, और फिर नदियों पर। ज़्यादा जानकारी इनसे संबंधित है, लेकिन इन कमेटियों में रहकर पूरी उत्तराखंड की क्या बनावट है, इसका क्या भूगोल है, भूगर्भीय विज्ञान, कई चीज़ों का अनुभव भी हुआ और ज्ञान भी हुआ। जैसा कि मुझे मालूम है कि आपका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में रहा है, तो सर जिस तरह की ज्योग्राफी और जियोलॉजी हमारे उत्तराखंड की है, उसके अकॉर्डिंग सर यहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारी आपदाएं हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो विकास है वो प्रकृति ने जो सीमाएं बांधी हुई हैं जी। उन सीमाओं को समझकर और उन्हीं के अंतर्गत हमें अपना विकास की योजनाएं बनानी चाहिए। जी। उदाहरण के तौर पर ये तो आम बात है कि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी कच्चे हैं। दूर से देखें तो ऐसा लगता है बहुत विशाल पहाड़ है और उनके पत्थर बहुत ठोस हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप करीब जाएं और उन पहाड़ों को देखें तो कई जगह पर आपको नजर आएगा कि चट्टान तो मजबूत है लेकिन उसमें दरारें हैं। उसके अगल बगल जो चट्टानें हैं उनके बनावट ही उल्टी सीधी है और उनके बीच में कुछ जगह खुल जाती है। तो ये सारे जो खुले हिस्से हैं इससे फिर पहाड़ के जो ढाल है वो और कमज़ोर होती है। तो ये इस तरह की बातें हमें समझनी चाहिए और फिर अगर हम चारों तरफ अपनी आंखें घुमाएं
तो अक्सर हमें हरियाली पहाड़ों पे देखने को मिलती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में काफ़ी यहाँ पर, मैं तो यूं कहूँगा कि पिछले करीब 150 साल जब से अंग्रेज आए तब से यहाँ के पहाड़ों पर पेड़ों का बहुत कटान हुआ है। बिल्कुल सर। और अगर जंगल कट जाए तो फिर मिट्टी जो है वो बारिश में बह जाती है और पहाड़ नंगे हो जाते हैं और उससे फिर मुश्किलें बढ़ती हैं। तो सर जितने जो ये हमारे अभी रोड वाइडनिंग के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो हमारे ये रेल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर हम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह के प्रोजेक्ट कितने सेफ हैं हमारे उत्तराखंड के लिए? उतने ही सेफ हैं जितने ध्यान से ये बनाए जाएं। कोई भी सड़क हम बनाना चाहें पहाड़ों में, पहले उस पहाड़ की जियोलॉजी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके समझ लेनी चाहिए। जी कितना कटान वो सह पाएंगे, ठीक है। जी। और क्योंकि जब हम पहाड़ की ढाल को काटेंगे तो निश्चित है कि उस पे पेड़ भी होंगे, शायद जंगल भी हो, बिल्कुल। और उस पर शायद उसमें से पानी भी बह रहा हो, कोई जल स्रोत भी हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखकर, सोचकर अपनी चौड़ाई का नाप तय करना चाहिए। दूसरा, ये काफ़ी समय से ये हमारे यहाँ एक नियम रहा है कि अगर ढाल 30 डिग्री से ज़्यादा हो तो वहाँ पे कटान नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं और पहाड़ों को काटना और तोड़ना बड़ा आसान हो गया है, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि इस विषय पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तीसरी बात कि अगर आप ढाल को काट रहे हो सड़क बनाने के लिए, तो फिर ज़रूरी होता है कि आप एक सुरक्षा दीवार भी बनाएं, और वो सुरक्षा दीवार अगर खुद में ही कमज़ोर होगी तो क्या सुरक्षा करेगी वो। तो इसलिए जो जियोलॉजी है उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, जो पानी का बहाव है जल स्रोतों से और बारिश ढाल पे जो बहती है वो किस तरफ जा रही है। फिर जो सड़क निर्माण के समय जो सावधानियां बरतनी पड़ती हैं इंजीनियरिंग में, जी उनको बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वर्कमैनशिप ही बेकार हुई तो फिर तो कोई बचाव नहीं है। जैसे कि आपने 2013 जो केदारनाथ आपदा आई थी उसमें आप चेयरपर्सन थे कमेटी के, और सेकंड जो अभी रोड वाइडनिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें भी आप कमेटी हेड थे। जो कमिटीज थी इनकी फाइंडिंग्स क्या थी, जो कंक्लूजन जो आया था वो क्या था सर? भाई फाइंडिंग्स तो कई प्रकार की होती हैं जी और उसका तो एक अलग से ही अध्याय होता है, बिल्कुल, कई पन्नों का होता है। समरी। लेकिन अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो जो केदारनाथ त्रासदी की जो कमेटी थी उससे जज ने 3 सवाल किए थे। जी कहा कि एक तो हमें ये बताओ कि बांधों से उत्तराखंड के पर्यावरण का कोई नुकसान होता है। हमें ये मत बताना कि दुनिया में क्या क्या होता है, सिर्फ उत्तराखंड में बताइए। बिल्कुल। जी दूसरा सवाल ये था, इन बांधों की क्या भूमिका रही जब आपदा आई? क्या उन्होंने बाढ़ द्वारा जो नुकसान हुआ उसको बढ़ाया या कम किया जी। या उसको रोका? बिल्कुल। और तीसरा ये था कि ये जो अलकनंदा भागीरथी की बेसिन है, इस बेसिन में 70 बांध बनाने की संभावना सरकार ने खोजी थी, जिसमें से 19 बन चुके थे और 51 अभी बनने थे। और जो हमारे देहरादून में एक मंत्रालय का इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसको जिम्मेदारी दी थी कि आप हमें बताएं कि इन बांधों का क्या असर होगा और अपनी संस्तुति दें। तो उसने कहा था कि ये 24 बांध इन 70 में से ऐसे हैं जिन पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो हमें ये भी जिम्मेदारी दे दी कि आप इस पर भी अपनी राय दीजिए। तो जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है, कमेटी इस निष्कर्ष पे पहुंची और ये सर्वसम्मति से पहुंची कि बांधों का दुष्प्रभाव पर्यावरण पर होता है उत्तराखंड में। और जब से आप
बांध बनाना शुरू करें, यानी पहले तो सड़कें ही बनती हैं ताकि बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह आ जाएं, तो तब से लेकर पूरे बांध के जीवन में इससे दुष्प्रभाव होते हैं। एक दूसरा ये था, इन बांधों की वजह से हमने देखा मौके पर जाकर, उस समय एक तो विष्णुप्रयाग बांध था, तो बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच में, दूसरा ये श्रीनगर का बांध था अलकनंदा पर, तीसरा एक छोटा बांध था, बहुत छोटा नहीं लेकिन इनके तुलना में छोटा था, वो फाटा ब्यूंग प्रोजेक्ट था मंदाकिनी पर। और बाकी हमने भागीरथी पर जो बांध थे उनको भी देखा। इनको देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, बांधों ने आपदा की दिक्कतें और इससे जो नुकसान हुआ है उसको बढ़ाया है। यदि ये बांध ना होते तो नुकसान कम होता। अच्छा जी। और ये आपको शायद आप सबको मालूम भी होगा कि श्रीनगर में बाढ़ के समय जब अचानक उसके दरवाजे गेट खोल दिए बांध के, तो इतनी मिट्टी गाद आई और पड़ोस में जो इन्होंने मिट्टी का एक पहाड़ी कहिए इकट्ठा कर रखा था, वो सारा शहर में आ गया और शहर के कई हिस्से कई फीट नीचे दब गए। आपको शायद याद होगा कि एक सर लोअर पार्ट जो था एसएसबी, हाँ एसएसबी का जो था और वो तो पूरा ही दब गया था, वो पूरी बिल्डिंग दब गई। बिल्कुल बिल्कुल है ना, दब चुकी थी। तो वो एक उदाहरण है। वैसे ही अलकनंदा अपर रीचेस में जो उसका विष्णुप्रयाग बांध था वो तो खुद ही तबाह हो गया था, और वैसे ही वो फाटा ब्यूंग बांध भी तबाह हो गया था। तो ये तो हमने मौके पर देखे, और इसके आधार पर जब विश्लेषण किया तो ये भी हमने सिद्ध किया, ये जो बांध टूटे हैं और ये जो श्रीनगर का लोअर हिस्सा डूबा है रेत में, वो केवल इन बांधों की वजह से हुआ है। जो सवाल था कि 24 बांध पर अपनी राय दीजिए, तो एक एक बांध पर हमने आपस में चर्चा की, कई बांधों मौके पर जाके भी देखा, तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनमें से 23 बांध तो बिल्कुल रद्द कर देने चाहिए, और जो 24वां बांध है क्योंकि उस पर कुछ काम हो भी चुका था, तो हमने ये कहा था कि इसका थोड़ा डिज़ाइन बदल कर इसको बनाया जा सकता है। उसमें कई हमने सावधानियां भी लिखी थी कि इन सावधानियों के साथ ही इनको बनाना चाहिए इस बांध को। तो सर वो जो 23 प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने कमेटी ने मतलब जो कहा था कि, तो क्या वो नहीं बने फिर उसके बाद? नहीं, सरकार भारत सरकार का आज भी एक केस चल रहा है कोर्ट में, और भारत सरकार चाह रही है कि 7 बांधों को अनुमति दे दी जाए। बल्कि उसको मैं यूं कहूँगा कि 70 में से 19 तो बन चुके थे जी, बाकी बचे 51 में से भारत सरकार ने भी माना है कि केवल 7 बांध जो हैं वो आधे से ज़्यादा बन गए थे, इसलिए उनको पूरा करना चाहिए। बाकी 44 बांध जो है उनको रद्द कर दें। ये फाइंडिंग्स उस समय आई थी, ये इस निष्कर्ष पे भारत सरकार पहुंची हमारी रिपोर्ट के बाद। रोड वाइडनिंग का जो प्रोजेक्ट, जो 4 धाम प्रोजेक्ट हमारा चल रही है, तो इसमें सर एज अ चेयरपर्सन जहाँ तक मुझे मालूम है आपने रिजाइन कर दिया था। सर क्या कारण थे? जो कमेटी थी इसमें सरकारी ऑफिसर्स और सरकारी वैज्ञानिकों का जबरदस्त बहुमत था। अच्छा। फिर भी 35 संस्तुतियां हमने दी जिन पर सर्वसम्मति थी। एक विषय था जिस पर मतभेद हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स थे जी, और वो विषय था कि ये सड़क 4 धाम परियोजना की सड़कें जो हैं, जो इसके हाईवेज हैं, वो कितने चौड़े हों। सरकार ने 2012 में एक नियम बनाया था कि जितने भी नेशनल हाईवेज होंगे पूरे देश में, वो 10 मीटर चौड़ाई तो उन पर गाड़ियां दौड़ेंगी। यानी 10 मीटर कहिए कि वो ब्लैक टॉप या टार्ड सरफेस वाले हैं जी, जिस पर डामरीकरण हो गया होगा। उसके अलावा सड़क में नाली भी छोड़नी पड़ती है ढाल की तरफ,
और पहाड़ की तरफ, और नीचे जहाँ नदी बहती है जिस तरफ, उस तरफ क्रैश बैरियर लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के सड़क की चौड़ाई 13 मीटर के करीब हो जाती है, और 13 मीटर का मतलब फिर आपको ज़्यादा काटना पड़ता है। पर बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों की राय तो ये थी कि इतनी चौड़ी तो नहीं होनी चाहिए सड़क। जो सरकारी इंजीनियर वगैरह थे और वैज्ञानिक ऑफिसर्स वगैरह, उनकी राय थी कि नहीं, ये 10 मीटर चौड़ा, ये तो सरकार का नियम है, इसलिए 10 मीटर चौड़ाई होनी रखेंगे। चाहिए। अच्छा। तो उस ऐसी स्थिति में कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप सबसे राय लोगे और वोट लोगे, और वोट के अनुसार आप आखिरी निर्णय करोगे। तो वोट के हिसाब से चौड़ीकरण के लिए 13 वोटें और सीमित रखने के लिए 5। अच्छा, इतना बड़ा डिफरेंस था सर? हाँ। उसके बाद जब रिपोर्ट लगभग फाइनल हो चुकी थी और उसमें एक एक लाइन, एक एक पंक्ति पढ़ी गई, और सबकी अनुमति ली गई कि ये ठीक है कि नहीं, कोई भी शब्द बदलना है, कोई वाक्य बदलना है, वो सब उनके सामने ही किया गया। अब सब फाइनल हो गया तो अचानक एक साथी ने एक शाम को मुझे फ़ोन किया, कहा कि मैंने आपको एक ईमेल भेजा है, आप कृपया उसको ध्यान से पढ़िए। उस ईमेल में 2018 का सड़क और परिवहन मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन था, जिसमें उन्होंने लिखा है, और मैं थोड़ा सा उसको अनुवाद करके ही बता रहा हूँ। पिछले 5 वर्षों में पहाड़ों में सड़कें बनाने का जो हमारा अनुभव है, उसमें हमने देखा है कि इससे बहुत नुकसान होता है। तरह तरह का पेड़ कटते हैं, जंगल कटते हैं, यहाँ पर ढाल कमज़ोर होती है, भूस्खलन होता है, और लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि पहाड़ के क्षेत्र में चौड़ाई कम होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कुछ अपने संस्तुतियां दी कि अगर इतना ट्रैफिक है तो इतनी चौड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक है तो थोड़ी और चौड़ी हो जाए, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि 10 मीटर चौड़ी करनी चाहिए। तो उनकी नोटिफिकेशन पढ़ के मैं तो दंग रह गया कि अरे, ये नोटिफिकेशन की तो बात ही नहीं हुई थी, ना तो मंत्रालय ने हमको बताया, ना ये कोर्ट में कभी पेश हुई, और किसी को नहीं पता था इसके बारे में। तो मैंने फिर से वो सर्कुलेट किया सबको और कहा कि आप भी इसको पढ़ लीजिए, और अगर कोई व्यक्ति अपनी वोट बदलना चाहता है तो वो सबके बीच में अपनी नई संस्तुति पेश कर दे, ताकि किसी को ये भ्रम ना हो कि किसने अपना वोट बदला। लेकिन उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। 13 एक साइड और 5 एक साइड पे रहे, एज इट वाज। एज इट वाज। अब ऐसी परिस्थिति में मैंने फिर वो रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी, और उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम ये रिपोर्ट तो नहीं एक्सेप्ट करते, इसलिए हम तो इसको छपवाएंगे नहीं। मैंने अपने बल पे उसको छपवा लिया और उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नारीमन थे। उन्होंने आते ही कोर्ट में कहा कि भाई, हमने ये पढ़ लिया है और पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, और ख़ास तौर पर ये जो 3 पन्ने हैं ये मैंने पढ़े। और वो वही 3 पन्ने थे जिस पर हमने अपना आर्गुमेंट दिया था कि सड़क क्यों इतनी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, और ये उसके साथ एक अपेंडिक्स में ये जो नोटिफिकेशन था वो जोड़ दिया था। तो जज ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इस पर तो अब बहस करने की ज़रूरत नहीं है। 5.5 मीटर आपने कहा है इस नोटिफिकेशन में, तो 5.5 मीटर चौड़ी ही सड़क होगी। हालांकि हम माइनॉरिटी में थे, जज ने मान ली हमारी बात। लेकिन उसके बाद जो सरकारी लोग थे उन्होंने मुझे काम करने नहीं दिया। जैसे पहले हमारी बड़ी अच्छी तरह से वो पूरी कमेटी काम कर रही थी मिलजुल कर, उसके बाद बहुत ज़्यादा
लोगों के बीच में मनमुटाव और ये सब हुआ, फिर भी नवंबर के अंत में डिफेंस मंत्रालय गया, कोर्ट में कहा हमें तो 7 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए। और पहले कोर्ट में मान चुका था मुंह जबानी, भारत सरकार का जो सोलिसिटर था वो मान चुका था, कहता था इनको 5.5 चाहिए, हमें 7 चाहिए, तो ठीक है हम 7 पे आ जाएंगे, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। लेकिन जज ने तो कह दिया 5.5। डिफेंस मंत्रालय आता है नवंबर के अंत में और कहता है कि जी हमें 7 मीटर चाहिए। उसी समय सड़क और वो परिवहन मंत्रालय आता है, कहता है हमें 10 चाहिए। जज ने कहा भाई आप दोनों एक ही सरकार के मंत्रालय हो, आपस में क्यों नहीं तय करते हो कितना चाहिए? कितना चाहिए? तो उनसे कहा कि आप 15 दिन ले लीजिए तय करने में, और हमसे कहा कि आप अपनी कमेटी की मीटिंग फिर से बुलाइए और ये जो एफिडेविट आया है रक्षा मंत्रालय का, उस पर अपनी राय दीजिए, और राय देने के बाद 1 हफ्ते में मुझे रिपोर्ट सौंपनी है, और 18 जनवरी को इसकी फाइनल हियरिंग होगी। अब वोट तो ज़्यादा, तो संख्या इस बार तो सारे ही लोग उपस्थित हुए, 2 दिन बहस चली, लेकिन पहले दिन ही हमारी मीटिंग शुरू होने की थोड़ी देर बाद एक पर्चा सर्कुलेट होता है, और वो पर्चा है कि ये सड़क और परिवहन मंत्रालय ने बैठक की और बैठक के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वो जो पुराना 2018 का नोटिफिकेशन है उसकी जगह ये नया नोटिफिकेशन होगा, और उसमें कहा कि सब सड़कें 10 मीटर चौड़ी होंगी। फाइनल। अब हमारी कमेटी बैठी है तो लोग कहने लगे तो फिर अब मीटिंग क्या करें, जब उन्होंने तय कर लिया है फिर से कि 10 मीटर ही रखना है, फिर कमेटी का तो फिर कमेटी क्या करेगी? लेकिन हमने विरोध किया उसका। अब हम 3 ही रह गए थे, 5 में से 3 रह गए। तो उसमें ये हुआ कि हमने कहा कि देखिए रक्षा के लिए आपको ऐसी सड़कें चाहिए जहां आपदाएं ना हो, जहां सड़क पे कोई रुकावट ना आए, खास तौर पर जब इमरजेंसी होती है। और वैसे भी ये उनकी जो बात थी कि हमें 10 मीटर चौड़ी चाहिए और ये सब, भाई जब रक्षा मंत्रालय का कॉन्वॉय चलता है, जब ट्रूप्स जाती हैं बॉर्डर पर, तो आप तो पूरी सड़क खाली कर देते हो, आपके पास तो सारी सड़क है। ये सब खास तौर पर हमें पूरा विश्वास था कि हमने इतना 1-1 किलोमीटर उस सड़क का देखा, 5 सड़कें थी, पांचों को देखा था हमने, 1-1 किलोमीटर छान दिया था। तो हमारा ये कहना था कि कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपदाएं आएंगी, भूस्खलन होगा, और आप उसको रोक नहीं सकते हो, उसको साफ करने में ही समय लग जाएगा। इमरजेंसी हो तो आप कैसे पहुंचोगे बॉर्डर पर? लेकिन सरकार अपना पक्ष लेके गई, अनेक घटनाएं हुई, और वो फाइनल हियरिंग कभी हुई नहीं नारीमान के रहते हुए। जब नारीमान ने अवकाश लिया, रिटायर हुए, उसके बाद चंद्रचूड़ जी को केस सौंपा गया, और चंद्रचूड़ ने फिर फैसला चौड़ी सड़क के पक्ष में दिया। हालांकि उन्होंने ये तो ज़रूर कहा 35 संस्तुतियाँ थी जिस पर सर्वसम्मति थी, आप उनका पालन करोगे। पर मैं उनका रवैया जानता था कि हम जो मर्जी कह दें, सड़क मंत्रालय अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा या समझा पाऊंगा जिससे कि उत्तराखंड के पर्यावरण, लोगों की और पशु पक्षियों की जान सुरक्षित रहे। तो फिर मैंने सोचा इससे बेहतर है कि मैं इस पद को त्याग। तो ये पूरा कारण, ये पूरी कहानी। हमने देखा है कि सरकारी स्तर पर हम विकास और जो पर्यावरण है उसके संतुलन की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन धरातल पर कभी दिखाई नहीं देता है। क्या कारण है सर इसके? सरकार का अपना एक मॉडल है विकास का, उसमें पर्यावरण के लिए कोई स्थान नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 में। उसके बाद कई नियम, कड़े नियम बनाए गए
पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। लेकिन धीरे 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 सब सरकारों ने उनको ढीला करते गए। अब मोदी जी ने तो उसको इतना ढीला कर दिया है कि ना ही रखें उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण तो यही है कि अब ये जो भी सड़क बॉर्डर रोड कहलाएगी उसके ऊपर आपको EIA नहीं करना है। 4 धाम सड़कों के ऊपर चाहे वो बॉर्डर तक जाएं या ना जाएं, उन पर आपको EIA करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये लीनियर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जैसे रेल है। रेल पर आपको नहीं करना है, हालांकि रेल तो सारी सुरंगों में है। और सुरंगें कैसे बनी इनकी? ब्लास्ट करके पहाड़ में। तो जब बारूद फूटता है तो उससे तो पूरा पहाड़ हिलता है और फिर कितनी नई दरारें आती होंगी। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से कहिए कि पर्यावरण तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। अच्छा, हाँ, ये आपको लगता है ऐसा है? लगता नहीं, मैंने देखा है, अध्ययन किए हैं, बिल्कुल। और लोगों के अध्ययन पढ़े हैं। सर, जैसे अभी आपने सुना भी होगा, धराली आपदा भी आई है 5 अगस्त को जो हुई थी, उसके बाद थराली में भी हुआ है, और एक एक करके बहुत सारे हमने इस तरह की आपदाएं देख ली हैं अभी पिछले कुछ दिनों में। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे तो आती रहती हैं आपदाएं और उत्तराखंड में तो इस तरह को सुनने में मिलता है। बट सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का सीधा सीधा कितना असर है इन आपदाओं का? गजब का सारा असर आपदा। अगर ये प्रोजेक्ट्स ना होती तो बहुत कम आपदाएं इस तरह की आती। मैं आपको सीधे उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजों ने जो सड़कें बनाई हैं वो नदी के किनारे नहीं बनाई, वो चढ़ाई पे चढ़कर ऊपर सड़कें बनाई। अब इन्होंने कई सड़कें बनाई हैं नदी के किनारे। अब ये धराली में जो आपदा आई है वो तो पूरी नदी के किनारे थी। और वहाँ पर एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि एक कहावत है कि जहाँ सड़क जाएगी वहाँ व्यापार व्यवसाय भी जाएगा। बिल्कुल। वहाँ पर दुकानें बनेंगी, ढाबे बनेंगे, होटल बनेंगे, और लोग अपनी आजीविका कमाने आएंगे फिर वहाँ पर। फिर वो गांव अगर बसा हुआ है तो उसका विस्तार होगा। तो देखा होगा 2013 में अगस्त मुनि की सड़क, और किस तरह वो पूरी सड़क ही बह गई थी उस, ठीक है ना। तो उसी तरह ये जो जगह थी जहाँ इन्होंने होटल वगैरह बनाए वो तो गैर कानूनी है, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद ये नियम बना था कि कोई भी इमारत नदी से 100 मीटर दूर बनेगी। लेकिन ये तो बिल्कुल नदी के किनारे बनी हुई थी, इसीलिए इनकी तबाही हुई। वो बाकी गांव जो है वो तो ढाल पे थोड़ा ऊपर है, जो पुराना गांव है, कह रहे वो सेफ है, वो तो सेफ है। इस तरह के जो हम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसकी वजह से ही हो रही हैं ये आपदाएं। जैसे मैंने कहा कि आप विस्फोट करते हो तो पहाड़ तो कच्चे पहले थे, अब और कच्चे हो गए। ये जब धराली के थोड़े नीचे आएंगे आप, भटवाड़ी ब्लॉक का हेडक्वार्टर है। बिल्कुल ऐसा। भटवाड़ी में काफी समय से वो ढाल जो है वो दरक रही है नदी की तरफ, और इसके मेजरमेंट्स भी किए हुए हैं लोगों ने कि कितनी रफ्तार से चल रही है ये, दरकना चल रहा है। वहाँ पे वो रोड हमेशा नीचे बैठ जाती है। नीचे इस बार तो खत्म हो गई, टूट गई। नीचे से नदी काट रही है उसको, और जब तक नदी काटती रहेगी और वहां से सुरक्षा दीवार नहीं खड़ी होगी तो फिर बाकी ढाल नहीं बचेगी। वही हाल हरसिल का होने वाला है। और ये जो धराली की आपदा है, इसके बारे में तो संस्तुति दी थी डॉक्टर नवीन जुयाल ने 2 साल पहले। वो इसको देखकर, और हमारी कमेटी के समय भी हम लोग गए थे वहाँ, अब देखा, और ये फिर सरकार ने भी माना कि हम इतने पेड़ यहाँ पे नहीं काटेंगे। अब तो उनकी योजना है कि वहाँ पे 6000 पेड़ काटेंगे, उनकी मार्किंग भी हो गई है, और अब भी रुकने को तैयार नहीं है। तो ये समस्याएं हैं कि आप जानते हुए भी, फिर हम इनको बार बार 2013 से कह रहे हैं। दोनों कमेटियों ने बार बार ये बात कही कि
जी अब मौसम परिवर्तन के दौर में हैं हम। अब जिस तरह की गर्मी, जिस तरह की वर्षा होगी, वो पहले हमने कभी अनुभव नहीं की होगी। उसके लिए सोचकर, जरा रुक कर, थोड़ी सांत्वना बरतिए और फिर अपनी प्लानिंग कीजिए। लेकिन वो सब तो नहीं होता है। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी आते हैं दिसंबर 2016 में और कहते हैं कि 4 धाम परियोजना पूरी हो जाए, ऑल वेदर रोड पूरी हो जाएगी 2018 तक। आज तक नहीं पूरी हुई। अभी तो फिर काम बढ़ गया है। और वो देखिए थराली वाली जो बात है जी। वो एक छोटा सा गाड़ है और जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब बचपना जिसमें है। अब वो गाड़ में कभी इधर वो तो अभी अपना पूरा रास्ता बना रहा है वो गाड़। और इन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हो कि ये तबाही नहीं मचाएंगे। और वो ही हुआ वहां पर। जब जोर से अतिवृष्टि हुई तो वो बहक गया वो गाड़। तो सर जो ये EIA होते हैं हमारे, जो हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, इसकी जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या स्थानीय लोग जो होते हैं, ग्राम सभाएं जो होती हैं, इनको भी इंक्लूड किया जाता है? कितना महत्व दिया जाता है? क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज था जी वो ज्यादा समृद्ध था। बिल्कुल। तो उस अकॉर्डिंग जो लोकल लोग होते हैं उनके पास वो नॉलेज होता है, जी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। तो EIA पहले तो जो कंसल्टेंट है या कंपनी है या यूनिवर्सिटी है जिसको ये ठेका दिया कि आप कीजिए, और ये भी याद रखें ठेका कौन दे रहा है? जो प्रोजेक्ट बनाने वाला है। अच्छा। तो निश्चित है कि उसको अगर आगे चल के और काम चाहिए तो फिर वो उसके पक्ष में ही अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। बल्कि कई बार ये मुझे EIA कंसल्टेंट्स ने कहा है कि सर हमको एक मुश्त में अपना पैसा नहीं मिलता है। हमें कहा जाता है कि आप इतना काम करवा दोगे तो हम आपको इतना देंगे। थोड़े और काम करवा दोगे तो हम आपको अगली किस्त देंगे। फेवर में करवाना मतलब है? किसी बात करें तो फेवर में करवाना। हाँ, फेवर में करवाना है। अच्छा, अब मान लो कि जन सुनवाई, काफी समय तक तो ये पूरी रिपोर्ट अंग्रेजी में आती थी। अब गांव वाले कहाँ से समझेंगे? ना तो उनको कॉपी बांटी जाती है। तो अक्सर ये होता है कि अच्छा अब DM के दफ्तर में जाके इसकी कॉपी है वो पढ़ लीजिए। अब कौन जाएगा DM के दफ्तर? अब तो खैर हिंदी में अनुवाद करके देनी पड़ती है। लेकिन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि जन सुनवाई के नियम क्या हैं। तो बिना नियम समझे जो उसने कह दिया वो आपको सुनना पड़ेगा। और वो तो भाई यहाँ से हामी भरवा लो लोगों की ताकि हमको अगली किस्त मिल जाए। तो अब मिनट्स कौन रखेगा? सरकार रखेगी। अब सरकार तो अपने पक्ष में मिनट्स बनाएगी। फिर ये हुआ कि नहीं, उसकी तो वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देहरादून में 2 एलिवेटेड रोड्स बन रहे हैं नदी के ऊपर और उसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन वीडियोग्राफी नहीं हो रही है। हालांकि एक बार ये लोग जन सुनवाइयाँ कर रहे थे और फिर उनको रोका गया क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि आप विधि पूर्वक नहीं कर रहे हो, इसको आप विधि पूर्वक कीजिए। अब मैं देख रहा हूँ कि जो वहाँ पर सरकारी लोग आते हैं उनको खुद ही नहीं पता है कि भाई ये वीडियोग्राफी करनी है पूरी जन सुनवाई की। हाँ, ताकि ये ना हो कि लोगों ने विरोध किया, आपने लिख दिया। अच्छा, मैंने पूछा एक जन सुनवाई में मैं गया था इस हफ्ते, मैंने पूछा भाई आप इसको अपलोड कर रहे हो अपनी वेबसाइट पर? कहा नहीं। मैंने कहा तो हमको कैसे पता लगेगा कि आपने क्या लिखा मिनट्स में? तो आप अपलोड कीजिए। बिल्कुल। अब ये उनको करना पड़ता है पर नहीं करते हैं। ये जो सब है ये एक औपचारिकता पूरी करने के लिए सब काम हो जाएंगे, लेकिन सब सरकार के पक्ष में होंगे। मुझे ये बताइए कि कहीं भी प्रोजेक्ट में सरकार ने ये माना हो कि लोगों ने विरोध किया इसलिए अब हम इस पर पुनर्विचार करेंगे या इस प्रोजेक्ट को रोक देंगे? नहीं होता है। सिर्फ पेपर्स में चल रही है सब। कल परसों एक जन सुनवाई में मैं गया तो विधायक वहाँ कह रहे हैं
लोगों को, देखिए भाई, एक बात तो आप समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट तो बनना ही है। अब आप ये बताइए कि इससे आपको क्या महसूस है, कि आपका क्या नुकसान हो नहीं होगा, और लेकिन ये प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। आपको कितना मुआवजा चाहिए? अब वो कई लोग पर्चे लेके आए थे अपने हाथ में, मैंने 5-6 पर्चे पढ़े तो वो सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन लोग बेचारे बोलते भी नहीं है खुलकर। कभी 1-2 लोग हिम्मत करें तो फिर बाकी बोलना शुरू करते। तो सर अगर ऐसे ही स्थिति बनी रही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, और जो आप ये हकीकत बता रहे हैं EIA से लेकर जो हमारी कमेटीज हैं, तो उत्तराखंड में सर आगे कितनी बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं? क्या क्या सामना हमको और करना पड़ सकता है? अगर इस साल 3, 4, 5, 10 जगह आपदाएं आई हैं, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी हर साल अगर ऐसे ही रहा। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि जैसे जैसे लोगों को अनुभव हो रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं, तो लोग विरोध कर रहे हैं। अब जितना मैंने देखा है, 2 जन सुनवाइयों में मैं गया हूं पिछले हफ्ते, लोग खुलकर अब विरोध कर रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, और हिमाचल में भी हो रहा है। सर जो हमारी सामान्य जो जनता है, खासकर जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं हमारे, पर्यावरण जो संरक्षण और आपदा जो प्रबंधन है, इसमें वो क्या योगदान दे सकते हैं अगर उनको हम शामिल करें इन चीजों? देखिए, एक तो जैसे आप ही ने कहा कि उनके पास काफी अनुभव है बिल्कुल कि कहाँ सड़क बननी चाहिए, कहाँ नहीं बननी चाहिए, किस तरह के घर बनने चाहिए, बिल्कुल ये सब अनुभव उनके पास है। उनकी बात सुननी बहुत जरूरी है। ईमानदारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर वो बेचारे अपनी बात कहें और आप माने ना, तो फिर क्या रहा? तो उनकी बात तो सुननी चाहिए, बहुत जरूरी है। जो आम लोग हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि जो प्रभावित लोग हैं, उनका बहुमत होना चाहिए कमेटियों में। बिल्कुल सर, मुख्यतः जब इस तरह की परियोजनाएं बनती हैं तो हम पर्यावरण के किन बिंदुओं को, जो प्रमुख बिंदु हैं, हम किन की अनदेखी करते हैं बेसिकली इस तरह की चीजों में? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आएंगे बांध, सड़कें, सुरंगें, ये रेल लाइन और शहरीकरण। इन सब में जंगल कटते हैं, इन सब में पहाड़ कटते हैं, और ढाल कच्ची होती है। बांध बनाने के लिए भी आपको सड़कें चाहिए, ये रेल लाइन के लिए आपको विस्फोट करना जरूरी है। और जैसे जैसे कई शहर हैं जो पहले तो बड़े छोटे शहर थे, अब जोशीमठ को ले लीजिए या अल्मोड़ा को ले लीजिए, पिछले 20 सालों में, 25 सालों में जब से उत्तराखंड बना है, तो लोग गांव को छोड़कर, क्योंकि गांव की तो अनदेखी हो गई है, गांव में जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो है नहीं, जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं, तो लोगों को रोजगार कमाने में उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोग सब सुनते होंगे कि लोग अब खेती नहीं करना चाहते कि यहाँ पर बंदरों का आतंक है, ठीक है, रात को सुअर का आतंक है, जंगली जानवरों का आतंक है। तो बागवानी कहें तो कहते हैं कि पक्षी आते हैं, उन चोंच मारते हैं, फिर हमारा माल बिकता नहीं है। तो इस तरह की समस्याओं का हल निकालने के बजाय सारा जो विकास का ध्यान है वो शहरों में केंद्रित हो जाता है, नीचे मैदान में केंद्रित होता है। आपको भी ये आंकड़ा तो पता होगा कि लगभग 1500 गांव तो हमारे भूत गांव बन गए हैं, और 10% गांव हमारे भूत गांव बन गए हैं, जो पूर्ण रूप से मुझे समझ आ रहा है कि लोगों में दहशत फैली हुई है। तो इसलिए अब वो गांव को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं। सर मैंने कई बार देखा है कि हमारी जनता भी एकजुट नहीं होती है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर। आप देखेंगे तो वहाँ भी लोगों में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि होना चाहिए, नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इसका क्या समाधान हो सकता है सर? हम जनता को कैसे जागरूक करें? मैं तो ये कहूँगा कि पहले 2 बड़ी योजनाएं थीं जिससे समाज ने तो कोई खास सबक नहीं लिया लेकिन सरकार ने और प्रोजेक्ट वालों ने सबक ले लिए। उनको ये बात दे कि मैं बात कर रहा हूँ टिहरी बांध की, जिसको बनाने में लगभग 25-30 साल लगे, जिसमें से बनाने का काम तो 5 साल का ही रहा होगा,
20 साल तो ये विवाद एजिटेशन वगैरह चलती रही। और उसी तरह नर्मदा घाटी के बांधों की बात है। तो प्रोजेक्ट होल्डर्स इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भाई लोगों के बीच में बांट दो, लोगों को, समाज को बांट दो जाकर। तो कुछ ना कुछ लोगों को थोड़ा सा लालच दे दिया जाता है। जैसे ये जो बांध बन रहे थे उत्तराखंड में, तो कितने गांव में मैंने देखा, वो जो योजना वाले हैं, जो प्रोजेक्ट होल्डर्स हैं, उनके लोग आते हैं गांव में, युवकों से बात करते हैं, अरे तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, चलो हम आपको एक लोन दिलाते हैं बैंक से, आप एक जीप रखिए, फिर हम आपकी जीप को हायर कर लेंगे। अच्छा। अब वो तो उनके पक्ष में हो जाते हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में भी द्वंद्व है। महिला अभी भी चिंतन कर रही है नदियों की, पहाड़ की, जंगल की, लेकिन पुरुष जो हैं वो तो जहाँ पैसा वहाँ जाएंगे। और फिर अब धीरे धीरे फिर सारा परिवार ही उस दिशा में चलता है। तो ये एक अफसोस की बात है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि लोग पहले समझेंगे, सरकार बाद में समझेगी। समझेंगे पहले लोग ही। जी, वो देखेंगे अपने, उनका जब जीवन इतना मतलब मुश्किल में पड़ गया है, तो पुनर्विचार तो होगा ही। तो सर, इस टोटल जो हमारी ये वार्ता थी, अगर मैं आपसे समराइज करूं अपने इस वार्ता को और आपसे कहूं कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप बताइए हमारे उत्तराखंड में कैसा विकास मॉडल होना चाहिए। आज की परिस्थिति में जो मौसम परिवर्तन का दौर है, बिल्कुल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल, बिल्कुल, लेकिन उसको लोकल कंट्रीब्यूशन भी काफी होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए, जंगल पहाड़ की रीढ़ की हड्डी है और हमें फिर से अपने जंगलों को पुनर्जीवित करना है। जंगल लगाने से बेहतर ये है कि जो वहाँ पर जिस प्रकार के जंगल थे, अगर उसकी ठूंठ भी बची हुई है पेड़ की, उसको पुनर्जीवित कीजिए। ये ज्ञान नए लोगों के पास भी है, पुराने लोगों के पास भी है। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2 कि जो हमारे कई क्षेत्र पहाड़ के अब काफी अध्ययन हो भी चुके हैं, हमें पता है, चिन्हित कर लिए हैं कि कौन कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं पहाड़ के, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां तक अभी हमने कुछ जाकर बिगाड़ा नहीं है, उनको हम सुरक्षित रखें। जो संवेदनशील, ये तो 1976 की बात है, जोशीमठ में जब पहली बार दरारें आई उस ढाल पर, तब जो कमेटी बैठी तो उसने ये कहा था कि पहले तो आप जंगलों का पुनर्स्थापन करें, दूसरा कि यहाँ पर आप अच्छा जियोलॉजिकल सर्वे कीजिए और ये बताइए कि कौन से क्षेत्र बसाहट के लायक हैं, कौन से नहीं लायक हैं। फिर ये महत्वपूर्ण कुछ, हाँ, तो ये हमको पूरे राज्य में करना चाहिए। फिर हमको देखिए, यहाँ पर अभी भी आधी से ज्यादा जनता जो है वो खेती से जुड़ी हुई है। भले ही पूरी आजीविका खेती पर निर्भर ना हो, लेकिन काफी हिस्सा, आप तो जानते हैं कि परिवार तो ज्यादा कई बार गांव में ही छोड़ आते हैं पुरुष, और महिलाएं करती हैं खेती। तो खेती पर ध्यान देना, और आज की खेती मतलब देयर इज ए नीड फॉर न्यू नॉलेज, और ये भी कई अच्छे अच्छे प्रयोग दिखाए जा चुके हैं भारी बड़ी स्केल के ऊपर। तो ये जो नई खेती की जो परंपरा है, जो ज़्यादातर तो परंपरागत तौर तरीकों पर और सिद्धांतों पर आधारित है, तो बड़ी बात ये होगी कि प्रकृति के जो सिद्धांत हैं उसे हम समझ लें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यापन करें। तो सर, काफ़ी समय आपका लिया, बड़ी अच्छी वार्ता आपके साथ रही, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे जो इतना ज्ञान नहीं था जिनके बारे में, तो वो भी आज मालूम हुई। तो बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आपके साथ बात करने का, और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रयासों से और लोगों के बीच में जब जानकारी बढ़ेगी तो चर्चाएं नए दौर पे शुरू होंगी।
और बिल्कुल सर, इस तरह की चर्चाएं एक स्वस्थ माहौल पैदा करती हैं और एक अच्छा डेवलपमेंट भी तभी आ पाएगा जब हमारे बीच स्वस्थ चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे। तो बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने का और हमें समय देने का। आप थे डॉक्टर रवि चोपड़ा जी। जब भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट की बात सुनी होगी तो रवि चोपड़ा कमेटी भी आपने अवश्य सुना होगा। तो आप रवि चोपड़ा जी आज हमारे साथ जुड़े थे इस प्रोग्राम में, और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अवश्य बताइएगा। आगे भी इस तरह की पर्सनालिटीज हमारे साथ हमारे शो में आती रहेंगी समय समय पर। अगले पॉडकास्ट एक नए व्यक्तित्व और एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत धन्यवाद।